डिम्पल की शादी होने वाली थी और उसे पता चलता है कि उसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 नंदे हैं। ये सुनकर डिम्पल के होश उड़ जाते हैं। डिम्पल अपनी शादी का कार्ड देने अपनी सहेली रोमा के घर जाती है और एक ठंडी सांस भरते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड देती है। ये ले रोमा, मेरी शादी का कार्ड। अगले महीने मेरी शादी है, आ जाइयो। शादी में तो आ जाऊंगी, लेकिन तू इतनी परेशान क्यों है? क्या तू इस शादी से खुश नहीं है? कैसे खुश रह सकती हो? शादी के बाद मुझे खुश रहने दिया जाएगा तब ना। मेरी 6 नंदे हैं, 3 बड़ी और 3 छोटी। अब जिसकी 6 नंदे हों वो चैन से कहाँ रह पाएगी? मैं तो अपनी नंदों की सेवा ही करती रह जाऊंगी। तो तू अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहती? अभी तो शादी हुई नहीं है, शादी के बाद तुझे कोई परेशानी हो, इससे तो अच्छा है कि ये शादी ना हो। मैं मम्मी से कहकर देखूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे लोग मेरी बात मानेंगे। डिम्पल रोमा के साथ कुछ समय बिताकर अपने घर चली जाती है, जहां वो अपनी माँ से कहती है, माँ तुमने मेरी शादी ऐसी जगह क्यों तय कर दी? जिस घर में 6 नंदे हैं वहां मेरी कौन सुनेगा? डिम्पल बेटी, निखिल बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है और 6 बहनों में अकेला भाई है। तेरी 3 नंदों की शादी हो चुकी है, बाकी 3 की भी हो जाएगी। फिर घर पर तो तेरा ही राज रहेगा। लेकिन जब तक उन तीनों की शादी नहीं हो जाएगी तब तक तो मुझे उन्हें झेलना पड़ेगा ना। पता नहीं वो 6 की 6 कैसी होंगी। तू परेशान मत हो डिम्पल, वे बहुत संस्कारी लोग हैं। ठीक है माँ। 1 महीने बाद डिम्पल की शादी निखिल से होने वाली थी। एक दिन डिम्पल के पास उसकी सबसे बड़ी ननद रोहिणी का फोन आता है। दीदी प्रणाम। खुश रहो, कैसी हो डिम्पल? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने तुमसे तुम्हारी चूड़ियों का नाप पूछने के लिए फोन किया है। तुम्हारे लिए मैचिंग की चूड़ियां खरीदनी है ना? अच्छा, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पर भेज देती हूँ। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैंने निखिल को कह दिया है, वो तुम्हें 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा। तो तुम अपना फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और हेयर रिबॉन्डिंग करा लेना। ओके दीदी, थैंक यू। डिम्पल फोन रख देती है और मन ही मन सोचती है, 50,000 रुपये? पार्लर का काम करवाने के बाद भी काफी पैसे बच जाएंगे। 5 मिनट के बाद ही डिम्पल के फोन का नोटिफिकेशन टोन बजता है। डिम्पल फोन देखती है तो निखिल ने उसे ऑनलाइन 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। डिम्पल उन पैसों से अपना फेशियल करवाती है और शॉपिंग भी कर लेती है। इसी तरह एक दिन डिम्पल की सबसे छोटी ननद का फोन आता है। हेलो भाभी, माँ पूछ रही थी कि आपकी ब्लाउज का नाप क्या है? आपके लहंगे और साड़ियों की मैचिंग के ब्लाउज सिलवाने हैं। मैं अपना एक ब्लाउज भिजवा देती हूँ सोनी, सारी ब्लाउज उसी नाप के सिलवाने हैं। उसकी फिटिंग एकदम बढ़िया है। ठीक है भाभी। डिम्पल अपना एक ब्लाउज अपने ससुराल भिजवा देती है और मन ही मन सोचती है, अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन मेरी नंदों का असली रूप तो तब पता चलेगा जब मैं शादी करके ससुराल जाऊंगी। ना जाने वहां मेरे साथ क्या होगा। डिम्पल ने अपनी नजरों में अपनी नंदों की छवि विलन वाली बना ली थी, जिसे लेकर वो बेहद डरी हुई थी। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और डिम्पल की शादी निखिल से हो जाती है। शादी करके जब वो ससुराल आती है तो एक साथ 6 की 6 ननद देखकर वो बहुत डर जाती है। उसकी सास उसकी सभी 6 नंदों से उसका परिचय करवाती हैं। डिम्पल बहू, ये तेरी सबसे बड़ी ननद रोहिणी है, ये दूसरे नंबर वाली मनीषा, ये तीसरे नंबर वाली नेहा, ये चौथे नंबर वाली प्रिया, ये 5वें नंबर वाली शशि और ये सबसे छोटी और 6ठे नंबर वाली सोनी है। डिम्पल ने अपनी तीनों बड़ी नंदों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और तीनों छोटी नंदों ने डिम्पल के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। जिसके बाद तीनों बड़ी नंदों ने डिम्पल को मुंह दिखाई में उपहार दिया। डिम्पल ने जब उपहार खोलकर देखा तो तीनों में सोने के एक एक सेट ज्वेलरी थी। उपहार पाकर डिम्पल बहुत खुश हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद डिम्पल की पहली रसोई की रस्म होनी थी। वो खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी तीनों बड़ी नंदों ने खाने की सारी तैयारी पूरी कर ली थी। सॉरी दीदी, आज मेरी पहली रसोई थी और मुझे उठने में देर हो गई। कोई बात नहीं डिम्पल, हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने छोले बना दिए हैं, मनीषा खीर बना रही है और नेहा ने पूरी का आटा लगा दिया है। तुम बस पूरियां निकाल लो, प्रिया और शशि सबके लिए खाना लगा देंगी। लेकिन दीदी, आज मेरी पहली रसोई है, ये सब तो मुझे करना चाहिए था ना। डिम्पल, रस्म ही तो निभानी है। तुम पूरियां निकाल लोगी, रस्म तो तब भी पूरी हो जाएगी। चलो अब फटाफट पूरियां निकालो, बहुत भूख लग रही है। डिम्पल मन ही मन सोचती है कि जैसा उसने अपनी नंदों के बारे में सोचा था वे सभी वैसी नहीं है, बल्कि काफी अंडरस्टैंडिंग है। डिम्पल जल्दी से गर्मा गर्म पूरियां निकालने लगती है। तभी वहां सोनी आ जाती है। लाओ भाभी, मैं पूरियां बेल देती हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा किया सोनी तुम आ गई, इतने लोगों के लिए पूरियां बेलने में मुझे काफी वक्त लग जाता। भाभी, हमारे होते हुए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। सोनी की मदद से डिम्पल जल्दी जल्दी पूरियां निकाल पाती है और शशि सबको खाना खिलाती है।
सारे लोग डिम्पल की बहुत तारीफ करते हैं। आहा, बहू के हाथ के बने छोले तो बड़े स्वादिष्ट हैं। डिम्पल कह नहीं जा रही थी कि छोले उसने नहीं बनाए, लेकिन पिताजी ये छोले। तभी रोहिणी बीच में ही बोल पड़ती है, हमें तो पहले से ही पता था कि डिम्पल छोले बहुत अच्छा बनाती है, तभी तो हमने कहकर छोले बनवाए। सच में डिम्पल, छोले तो कमाल के बने हैं। थैंक यू दीदी। डिम्पल के सास ससुर और तीनों बड़ी नंदे उसकी पहली रसोई पर अच्छा सा उपहार देते हैं। शाम को उसकी तीनों बड़ी नंदे अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अब घर में डिम्पल की 3 छोटी नंदे रह जाती हैं। उसकी तीनों छोटी नंदे उसके काम में बहुत हाथ बटाती। एक दिन की बात है, डिम्पल सुबह का नाश्ता बनाकर अपने रूम में जाकर लेट जाती है। तभी उसकी चौथे नंबर वाली ननद वहां आती है। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप सुस्त लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं प्रिया, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ओहो, आप काम करते करते थक गई होंगी, लाइए मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ। प्रिया डिम्पल के सर में तेल लगाती है और खूब अच्छे से मसाज कर देती है, जिससे डिम्पल को सर दर्द में बहुत आराम मिलता है। जिसके बाद प्रिया डिम्पल के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है। भाभी, आप चाय पीकर आराम करो। नहीं प्रिया, अभी दोपहर का खाना भी तो बनाना है, कपड़े भी धोने हैं। भाभी, खाना मैं और शशि मिलकर बना लेंगे, कपड़े सोनी धो लेगी। आप आराम करो, कमरे से बाहर मत निकलना। ओके, थैंक यू प्रिया। डिम्पल अपने कमरे में आराम करती है। दोपहर के वक्त सोनी उसके कमरे में खाना लेकर आती है। भाभी, खाना खा लो, देखो प्रिया दीदी ने आपकी पसंद के पालक पनीर और पुलाव बनाए हैं। डिम्पल भरपेट खाना खाकर सो जाती है। शाम को जब वो सोकर उठती है तो शशि उसके कमरे में चाय लेकर आती है। भाभी, चाय पी लीजिए। डिम्पल चाय की चुस्कियां लेते हुए मन ही मन सोचती है कि इतना आराम तो उसे मायके में भी नहीं मिला कभी। चाय पीकर डिम्पल बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी। रात को उठकर वो सबके लिए बढ़िया सा डिनर बनाती है। ससुराल में डिम्पल के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। तभी एक दिन डिम्पल के पास उसकी सहेली रोमा का फोन आता है। और डिम्पल, 6 नंदों के बीच में जिंदगी कैसी बीत रही है? क्या बताऊं रोमा। डिम्पल आगे कुछ कहती कि रोमा ने उसे बीच में टोक दिया। मैं तो जानती थी कि तेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। अरे, आज तक नंदों ने कभी भाई भाभी का घर बसने दिया है क्या, जो तेरा बसने देंगी? निखिल से कहकर तू अलग क्यों नहीं हो जाती? नहीं रोमा, जैसा तू बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी कि मुझे नंदों के रूप में सहेलियां मिल गई हैं। ये सभी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। अभी तो नई नई है ना, थोड़ा पुरानी हो जाएगी तब ये तुझे अपना असली रूप दिखाएंगी। इतना कहकर रोमा फोन रख देती है। रोमा की बातों से डिम्पल एक बार फिर डर जाती है। वो सोचती है कि इससे पहले कि उसकी नंदे उसके साथ बुरा व्यवहार करे, इससे पहले वो इस घर से अलग हो जाएगी। उस रात वो निखिल से कहती है, सुनो निखिल, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ, बोलो डिम्पल। निखिल, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमें खुद के लिए प्राइवेसी नहीं मिलती। मैं सोच रही थी हम किराए पर घर लेकर अलग रह सकते हैं ना? मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूंगा। माँ पिताजी से क्या बात करना, जिंदगी हमारी है तो डिसीजन भी हमारा होना चाहिए ना? ठीक है। डिम्पल को बहुत हैरानी होती है कि निखिल अपने परिवार से अलग होने के लिए फौरन कैसे तैयार हो गया। दूसरे ही दिन निखिल घर की तलाश कर लेता है। डिम्पल, हम कल ही नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तुम सामान पैक कर लो। डिम्पल खुशी खुशी सामान पैक कर लेती है। दूसरे दिन जब वे दोनों सामान लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। भैया भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हो? प्रिया, हम लोग अब अलग रहेंगे, दूसरे घर में। निखिल की बात सुनते ही डिम्पल की तीनों नंदे डिम्पल से चिपक जाती हैं। भाभी, हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमें छोड़कर जाना चाहती है? प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। हाँ भाभी, जाना ही है तो हमें भी अपने साथ ले चलो। और सबसे छोटी ननद सोनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ये देखकर डिम्पल का दिल भर आता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी सहेली जैसी नंदों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निखिल, आपने मुझे एक बार भी मना क्यों नहीं किया? मेरी गलत बात क्यों मान ली? मैंने कोई घर नहीं ढूंढा डिम्पल, ये सब मैंने नाटक किया था ताकि तुम्हें अपनी नंदों का प्यार और अहमियत समझ आ सके। थैंक यू निखिल, मेरी आंखें खोलने के लिए। डिम्पल अपनी नंदों को गले से लगा लेती है। माधव सुबह सुबह ठेले पर ताजी सब्जियां बेचा करता था। उसकी ताजी सब्जियां ग्राहकों को बेहद लुभाती थी। सुबह के 6 बजे माधव ठेले पर सब्जियां लेकर बेचने निकलता है। ताजी सब्जी ले लो, लौकी, भिंडी, करेला, बैंगन ले लो, ताजी सब्जी ले लो। ओ सब्जी वाले भैया, जरा इधर तो आना। आया बहन जी। माधव ठेला लेकर उस महिला के घर के पास जाता है। तुम्हारी सब्जियां ताजी हैं? एकदम ताजी है बहन जी, यमुना किनारे जो खेत है ना,
वहीं से सब्जियां खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, 1 किलो भिंडी और 2 किलो टमाटर दे दो। अभी देता हूँ बहन जी। माधव उस महिला को ताजी सब्जी देता है। धन्यवाद भैया, तुम्हारी वजह से मुझे घर बैठे बैठे ताजी सब्जी मिल गई, और वो भी सस्ते दाम में। कल मैं सब्जी लेने के लिए बाजार नहीं जा सकी थी। बहन जी, अब आपको सब्जी लाने के लिए बाजार जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं रोज ताजी सब्जियां लाकर आपको दिया करूंगा। ठीक है भैया। उस महिला के अलावा उस घर के आसपास के लोगों ने भी माधव से ताजी सब्जी खरीदी। वाह भाई, आज तो हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह ताजी सब्जी बिक रही है। क्यों भाई, इधर पहली बार आए हो लगता है। हाँ बाबूजी, इस मोहल्ले में पहली बार आया हूँ। रोज आया करो ना, हमें सब्जी खरीदने की टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ बाबूजी, अब मैं रोज आया करूंगा। देखते ही देखते माधव की सारी ताजी सब्जियां बिक जाती हैं। माधव घर आ जाता है। आज अब बहुत जल्दी आ गए। हाँ सरिता, आज मेरी सारी सब्जियां बहुत जल्दी बिक गई, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब खाना खाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। माधव हाथ मुंह धोकर खाना खाता है और आराम करने लगता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो उठता है तो घड़ी में दिन के 12 बजे थे। अभी तो 12 बजे हैं, सारा दिन पड़ा है। मैं क्या करूं? ऐसे सारा दिन खाली बैठने से क्या फायदा? क्यों ना अपने ठेले पर चाय की दुकान लगा लूं। माधव अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारी ज्यादा कमाई हो जाएगी, तो बिट्टू और बबलू को स्कूल में दाखिला दिला देंगे। हाँ सरिता, मैं भी यही सोच रहा था। माधव उस दिन शाम को बाजार जाता है और चाय बनाने का सामान खरीद कर लाता है। दूसरे दिन वो अपने ठेले पर फिर से ताजी सब्जियां लेकर बेचने निकलता है। ताजी सब्जी ले लो। लौकी 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। टमाटर 15 रुपए किलो। भिंडी 20 रुपए किलो। ताजी सब्जी ले लो। सब्जी वाले, तुम्हारी सब्जियां तो बाजार से बहुत सस्ती हैं, और वो भी सुबह सुबह बेच रहे हो। सुबह सुबह ताजी सब्जी खाने को मिल जाए तो दिन बन जाए। तो देर किस बात की है बाबूजी, बताइए कौन सी सब्जी तोल दूं? 1 किलो भिंडी और 1 किलो टमाटर तोल दो। ठीक है बाबूजी। माधव ग्राहक को ताजी सब्जियां देता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर और ग्राहक आने लगते हैं, और थोड़ी ही देर में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। सब्जियां बेचकर माधव सुबह के 8 बजे तक अपने घर आ जाता है, जिसके बाद वो खा पी कर अपने ठेले पर चाय बेचने का सामान लगाता है और चाय बेचने निकल जाता है। सुबह के 9 बजे थे। माधव चौराहे पर चाय का ठेला लेकर खड़ा था। तभी एक ग्राहक वहां आता है। तुम तो वही हो ना जो सुबह सुबह ताजी सब्जियां बेचा करते हो? हाँ बाबूजी, मैं वही हूँ। तुम चाय भी बेचते हो? बाबूजी, सब्जियां बेचने के बाद मेरे पास काफी खाली वक्त बच जाता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चाय की ठेली लगाना शुरू कर दूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। चलो 1 कप चाय पिला दो। आज घर में दूध फट गया था, जिस कारण सुबह चाय नहीं पी सका। मैं अभी चाय पिलाता हूँ बाबूजी। माधव ग्राहक के लिए चाय बनाता है और उसे चाय पीने के लिए देता है। तुम चाय भी अच्छी बनाते हो। जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो, सफलता जल्दी ही तुम्हारे कदमों में होगी। बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, हमारी सफलता इसी में है कि बस हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, बिट्टू और बबलू। दोनों का स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो मेहनत तो कर ही रहे हो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। ग्राहक चाय पीकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद माधव की चाय की ठेली पर और लोग आने लगते हैं, और उसका चाय का काम भी चल पड़ता है। बहुत सारे लोग माधव की ठेली पर चाय इसलिए पीते थे कि वो सुबह सुबह उन्हें घर बैठे बैठे ताजी सब्जियां बेचा करता था। एक ग्राहक चाय पीते हुए कहता है, भाई माधव, जब से तुमने सुबह सुबह ताजी सब्जियां बेचनी शुरू की है ना, मेरी तो शाम को ऑफिस से लौटते समय सब्जी खरीदने की टेंशन ही खत्म हो गई है। ये सब आप लोगों की दुआ है बाबूजी, तभी मैं सब्जियां खरीद पाता हूँ। माधव का सब्जी और चाय बेचने का काम ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन के बाद माधव ने सरिता से कहा, सरिता, मैंने थोड़े पैसे जोड़ लिए हैं, कल बिट्टू और बबलू का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। बिट्टू के बाबा, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। अच्छी बात है कि कल से ये दोनों स्कूल जाया करेंगे। माधव दूसरे दिन अपने दोनों बेटों को लेकर स्कूल जाता है, जहां वो दोनों का एडमिशन करवाता है, जिसमें उसके 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं।
वो घर आकर सरिता को बताता है। सरिता, बच्चों के एडमिशन में सारे पैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं जी, पैसे तो हम फिर कमा लेंगे। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बाबा बाबा, हम दोनों कल से स्कूल जाएंगे ना? हाँ बेटे, तुम दोनों भाई कल से स्कूल जाओगे। खूब मन लगाकर पढ़ना। बाबा, हमें नए कपड़े, नए जूते मोजे और नई किताबें मिलेंगी ना? हाँ बबलू बेटे, तुम्हें नया स्कूल बैग भी मिलेगा। कितना मजा आएगा, हमारे पास सब कुछ नया नया होगा। बच्चों को इतना खुश देखकर माधव और सरिता भी बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन से माधव और सरिता के दोनों बेटे स्कूल जाने लगते हैं। माधव ताजी सब्जियां लेकर सुबह सुबह बेचने निकल जाता है, जिसके बाद वो घर आता है और सुबह 9 बजे चाय की ठेली लगा लेता है। लेकिन वो दिन माधव के लिए कयामत का दिन था। माधव के ठेले पर चाय बनाने वाला चूल्हा लुढ़क जाता है और ठेले पर आग लग जाती है। इससे पहले कि माधव आग बुझा पाता, ठेला धुधु करके जल जाता है। ये देखकर माधव फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माधव रोता पीटता घर आता है। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और हमारी ठेली कहाँ है? माधव रोते हुए सरिता को सारी बात बताता है। अब क्या होगा? हमारे पास तो नई ठेली खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। सारे पैसे बच्चों के एडमिशन में खर्च हो गए। हम बर्बाद हो गए सरिता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। माधव और सरिता बेहद परेशान थे। वो दोनों बिना खाना खाए बैठे रहे। सरिता का घर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। दोपहर में जब बिट्टू और बबलू स्कूल से घर आते हैं तो माता पिता को इस हालत में देखकर कहते हैं, क्या बात है माँ, तुम इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं बबलू बेटे, तू आज पहली बार स्कूल गया था, इसीलिए तेरे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था। और बाबा क्यों रोए थे? बाबा के गालों पर आंसू की लकीरें साफ दिख रही हैं। माधव अपने गमछे से अपना चेहरा पोंछते हुए कहता है, नहीं बेटे, ये तो थकान के कारण हो गया है। आज काम बहुत ज्यादा था। दोनों ने झूठ बोलकर बच्चों को बहला तो लिया, लेकिन दूसरे दिन जब माधव सुबह सुबह ठेली लेकर सब्जी बेचने नहीं निकला तो ग्राहक उसका इंतजार करने लगे। अरे भैया, आपने उस सब्जी वाले को देखा क्या? कौन सब्जी वाला? वही जो सुबह सुबह ताजी सब्जियां लेकर आता है। हाँ वही, आज वो सब्जी की ठेली लेकर नहीं आया। मैं रोज सुबह सुबह उसी से ताजी सब्जियां लेती हूँ। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जब से वो ताजी सब्जियां लेकर आने लगा है, मैं ऑफिस से सब्जियां लेकर नहीं आता। आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है। और भी ग्राहक माधव का इंतजार करते हैं, लेकिन माधव सब्जी बेचने नहीं आता है। कुछ लोग उसकी चाय की ठेली वाली जगह पर जाते हैं तो माधव उन्हें वहां भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें उस जगह पर कुछ जलने के निशान मिलते हैं। लगता है यहाँ आग लगी थी। कुछ गड़बड़ है। कहीं उस सब्जी वाले की ठेली पर आग तो नहीं लग गई। ग्राहक दूसरे दिन भी सुबह सुबह माधव का इंतजार करता है, लेकिन माधव नहीं आता है। मोहल्ले के दूसरे लोग भी माधव का इंतजार कर रहे थे। क्या बात है भाई, वो सब्जी वाला क्यों नहीं आ रहा? लगता है हमें बाजार से ही सब्जियां लानी पड़ेगी। तभी वो ग्राहक सभी लोगों से कहता है, उसकी ठेली में आग लग गई है। सभी इकट्ठा होकर आपस में बातें करते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी वजह से हमें रोज सुबह सुबह घर बैठे ताजी सब्जियां मिल जाती थी। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? मैं आज उसके घर का पता लगा लूंगा। वो व्यक्ति उस शाम ऑफिस से लौटते समय माधव की चाय की ठेली वाली जगह पर जाता है और आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ करता है। कुछ देर बाद उसे माधव के घर का पता मिल जाता है। शाम को वो मोहल्ले में जाकर सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सारी बात बताता है। हम कल सुबह उसके घर चलेंगे। दूसरे दिन मोहल्ले के सारे लोग मिलकर माधव के घर जाते हैं। साहब, आप लोग? भैया, तुम बहुत दिनों से सब्जी बेचने नहीं आए, इसीलिए हम लोग तुम्हारे घर आ गए। क्या बताऊं बहन जी, मेरी सब्जी की ठेली जल गई। मेरे पास दूसरी ठेली खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं और अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके माधव को देते हैं। ये लो भैया, इस पैसे से तुम नई ठेली, सब्जियां और चाय बेचने का सामान खरीद लेना और कल से सब्जी बेचने आ जाना। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं, हम कल सुबह तुम्हारा इंतजार करेंगे। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पैसे लेकर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करता है। Please subscribe this channel.